बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो आपकी जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसकी जो लेखिका हैं वो हैं निशा राजवंशी और पब्लिकेशन है अजंता बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बोली और लिपि के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। इस पृथ्वी पर जितने प्राणी रहते हैं उनमें केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अपने विचारों और भावनाओं को अच्छी तरह से प्रकट करने में सक्षम है, क्योंकि उसने एक ऐसे माध्यम का विकास कर लिया है। उस माध्यम का नाम है भाषा। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। इसके बिना हमारा काम एक दिन भी नहीं चल सकता। भावों और विचारों को संकेतों के द्वारा प्रकट किया जा सकता है, जैसे कि वाहन चालक का हॉर्न बजाकर दूसरों को सावधान करना, बस कंडक्टर का सीटी बजाकर बस रुकवाना और चलवाना, स्काउटों को के द्वारा संकेत देना, यातायात पुलिस के सिपाही के द्वारा दिए गए संकेत, सड़क के किनारे लगे संकेत चिन्ह। तो ये होती है हमारी सांकेतिक भाषा, जैसे संकेतों के रूप में जो है डिलीवर किया जाता है अपने भावों को। संकेतों के द्वारा बहुत सीमित भावों और विचारों को ही संप्रेषित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। इन्हें कंसीडर नहीं किया जा सकता भाषा में, क्योंकि बहुत लिमिटेड होते हैं। ये जो है संकेत हैं बहुत ही कम होते हैं, सारे भावों को प्रकट इनके थ्रू नहीं कर सकते। अब आते हैं हम भाषा के भेद में। तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने भावों और विचारों को मुख्य रूप से बोलकर प्रकट किया जाता है तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को सुनने वाले कानों से सुनकर ग्रहण करते हैं। अगर कोई आदमी सुन नहीं सकता तो उसके लिए मौखिक भाषा निरर्थक है, क्योंकि वह मुख से कही गई बात को समझने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार गूंगा व्यक्ति भी अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा से प्रकट नहीं कर सकता। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग कर सकते हैं। मौखिक भाषा के किसी सामग्री को संरक्षित नहीं रखा जा सकता, इसलिए यह भाषा स्थायी रूप में नहीं होती है, अस्थायी होती है। इस अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा मौखिक भाषा को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। मौखिक भाषा के कई रूप होते हैं, जैसे आपस में बातचीत करना, फ़ोन पर बात करना, रेडियो पर समाचार और संगीत सुनना, कविता पाठ करना, भाषण देना, गाना आदि करना, या अपने दोस्तों से आप लोग बात करते हैं, वो सारी बात जो होती है वो मौखिक भाषा में होती है। लिखित भाषा, जब हम अपने भाव और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को व्यक्ति आंखों से पढ़कर ग्रहण करता है। पुस्तक, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। इसे भाषा का स्थायी रूप माना जाता है, क्योंकि लिखित भाषा की सामग्री को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लिखित भाषा में कही गई बात को प्रामाणिक, विश्वसनीय और स्थायी माना जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी हमारी देश की बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, इसलिए यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी जानने वाले व्यक्ति चाहे देश के किसी भी भाग में चले जाएं, उसे कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। इसलिए हिंदी को देश की संपर्क भाषा भी कहा जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। राजभाषा वो होती है जिसमें जो सरकारी काम है वो किए जाते हैं। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के निर्वहन में किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की अन्य प्रमुख भाषाएं, हमारे देश बहुत विशाल है और यहाँ अलग अलग भागों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं।
हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं जिसकी गणना करना भी कठिन है। इसलिए यहाँ के बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्टेट है तो जगह जगह पर अपनी अलग अलग क्या है, भाषाएं हैं। तो इसलिए ये कहावत गई है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। हमारे देश के संविधान में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब हम बात करेंगे मातृभाषा की। जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार के संपर्क में आता है और उनसे वह जो भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहा जाता है। तो हमारे देश की जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है। बोली, कोई भी भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन कई बार स्थानीय विशेषताओं के अनुसार उनके कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये मूल भाषा से थोड़ा सा हटकर होती हैं और भाषा के इन रूपों को बोलियां कहा जाता है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और हिंदी की बहुत सारी बोली हैं, जैसे कि अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, मैथिली, गढ़वाली, कन्नौजी, बघेली, मेवाती, मेवाड़ी, महगी, कुमाऊनी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी आदि ये सारी ही हिंदी भाषा की बोलियां हैं। खड़ी बोली अब विकसित होकर समृद्ध भाषा का रूप ले चुकी है और भारत की राष्ट्रभाषा व राजभाषा बन गई है। हिंदी खड़ी बोली को पढ़े लिखों की भाषा भी कहा जाता है। हिंदी की कुछ बोलियों में भी श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवधी बोली में लिखी गई है। इसी प्रकार भक्त कवि सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण संबंधी हजारों श्रेष्ठ पथों की रचना की है। लिपि, आरंभ में मनुष्य लिखना नहीं जानता था, तब वह अपने विचारों को केवल बोलकर प्रकट करता था। उस समय भाषा का केवल मौखिक रूप प्रचलित था। आगे चलकर मनुष्य को अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता अनुभव हुई। तब उसने कुछ ऐसे चिन्हों का विकास किया जिनकी सहायता से वह अपने मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिख सकता था। इन ध्वनियों चिन्हों को लिपि कहा गया। तो जो लिखी जाती है, तो जिस ध्वनि में जिन चिन्हों का रूप चिन्हों के रूप में वो लिखी जाती है तो उसे हम लिपि कहते हैं। तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सभी भाषाएं एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे कि संस्कृत की देवनागरी, मैथिली की देवनागरी, नेपाली देवनागरी, असमिया बांग्ला, उर्दू फारसी, कश्मीरी कश्मीरी, मलयालम मलयालम, तमिल तमिल, मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उड़िया उड़िया, कन्नड़ कन्नड़, पंजाबी गुरुमुखी, बांग्ला बांग्ला, तेलुगु तेलुगु। बस आप याद करिएगा, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, बाकी की जो लैंग्वेज है वो उसी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः उसके रूप में विकार होना बहुत स्वाभाविक है। इस विकार से बचने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, यानी कि भाषा का गलत प्रयोग ना हो, इस वजह से व्याकरण जो है वो नियम देती है और उन नियम पर चलकर भाषा को सही रूप से हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण। व्याकरण भाषा के मानक स्वरूप को बनाए रखने का कार्य करता है। इससे भाषा में एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, बनावट, सही उच्चारण और उच्चारण स्थान आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्द, भाषा के शब्द भंडार में कई भाषाओं शब्द होते हैं। भाषा में आवश्यकता अनुसार नए शब्दों का निर्माण भी होता है।
शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, शब्द भेद, शब्द रचना आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। पद विचार, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो जब हम वाक्य में शब्दों को डालते हैं तो उनका रूप परिवर्तित होता है, तब वे पद कहलाते हैं। जैसे, और रूप परिवर्तित होता है किसकी वजह से? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण आने वाले परिवर्तन का अध्ययन पद विचार के अंतर्गत किया जाता है। वाक्य विचार, भाषा की सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई जो है वो क्या है? वाक्य है। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। वाक्य में कई कई शब्द होते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, वाक्य विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों आज का हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण, बोली वगैरह सारे कुछ इसमें इंक्लूड था। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप रिवीजन कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।